जी इस्लाम को नाज़रीन, और एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद आज के प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में। नाज़रीन, कोविड-19 की सूरत हाल को लेकर आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कौम को एक दफ़ा फिर एतमाद में लिया और उन्होंने इस बात से आगाह किया कि हम सूरत हाल को लम्हा ब लम्हा मॉनिटर कर रहे हैं और ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हालात हमारे काबू से बाहर है, या ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स का और मुश्किलात का इदराक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अफसोस का भी इज़हार किया कि जो जिन SOPs पर मुस्तकिल और हर वक्त अमल करने का कहा जा रहा है, उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब वो इस चीज़ को भी मॉनिटर करेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से SOPs को फॉलो किया जा रहा है, कहाँ नहीं किया जा रहा, और जहाँ ये शिकायत मिलेंगी कि वहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा, तो जो उनकी टाइगर फोर्स है उसके ज़रिए, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए उसका इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखिए, जो आज की एक अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और उसके साथ साथ उसका एक MOU साइन हुआ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ। उसमें कंट्रीब्यूशन हमें बताया गया, जो मिनिस्टर है फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब उससे मौजूद थे, डॉक्टर जफर मिर्ज़ा साहब मौजूद थे, और ये कंट्रीब्यूशन से आगाह किया गया कौम को कि इस वक्त साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है उसकी जो रिसर्च है, जो उसकी इन्वेंशन है, वो किस तरह से कारामद साबित हो रही है इस दौर में। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और उसके साथ साथ कोविड-19 से जुड़ी जो मिथ्स हैं उनको भी ज़रा हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि रोशनी डालें और उसकी जो रियलिटी है वो आपके सामने लेकर आए। जो शख्सियत हमें आज के प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़हीम यूनुस हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे, लेकिन उसके साथ साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब भी आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आज PTV न्यूज़ के प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक के लिए टाइम निकालने का। डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी मैं वेलकम कर लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं वो बात करूं जो जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उससे कबल मैं चाह रही थी कि जो आज वज़ीर आज़म का खिताब था, जो उन्होंने एक दफ़ा फिर ये कौम को बताया कि हालात हमारे कंट्रोल में हैं, लेकिन काबू से बाहर होने में यकीनन देर नहीं लगती अगर SOPs को फॉलो नहीं किया जाए। आज की जो प्रेस टॉक थी और लोगों की जो राय है लॉकडाउन को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी कंसिस्टेंट एक ओपिनियन इसके ऊपर रही है। शुरू दिन से उन्होंने ये बात कही है कि देखिए, एक तरफ तो हमारे यहाँ जो प्रिकॉशंस हैं, हेल्थ है, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी है, और हमने दोनों को, जो एक हमारी इकोनॉमिक लाइफ है और जो हमारी एक जिंदगी है, उसको हमने साथ साथ लेके चलना है। अब देखिए, ये इसके कोई 2+2 इसका आंसर नहीं है कि एक जो तासुर है कि आप मुकम्मल तौर के ऊपर कर्फ्यू लगा दें, कोई बंदा जो है वो बाहर ना आए। जो कुछ हमारे अपोजिशन के स्पेशली जो दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि इस तरह से होना चाहिए था कि पुलिस बाहर खड़ी होनी चाहिए थी, मस्जिदों में लोगों को इबादत करने नहीं देना चाहिए था, या ताजर जो है उनको दुकानों में नहीं होने देना चाहिए था। देखिए, 10-12 करोड़ लोगों के पीछे आप सोटी लेके नहीं खड़े हो सकते। आपने यही करना है जो प्राइम मिनिस्टर साहब की अप्रोच थी कि रोजा आप पाकिस्तान ने क्या किया, हमने एक NCOC का इदारा बनाया, उसके अंदर जो एक्सपर्ट्स थे उनको डाला, उसमें फौज जो है उसको शामिल किया, NDMA को शामिल किया, वायरोलॉजिस्ट शामिल हैं, डॉक्टर्स शामिल हैं, वो लोगों को जो बाकी माहिरीन हैं उनको भी बुलाते भी रहते हैं। ये इदारा रोज सुबह बैठता है, रोजाना सोचता है कि आज की सूरत हाल क्या है, कौन से सेक्टर्स हम खोल सकते हैं, कौन से सेक्टर्स बंद कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार करता है। और शुरू दिन से मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो तो अब बाकी दुनिया में भी उसको जो है वो अब तस्लीम किया गया है कि जो 100% लॉकडाउन की थ्योरी थी वो ना तो कहीं चल सकी है, और फॉर एग्जांपल इंडिया में जहाँ पे वो कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे अब देखें फूड राइट्स हो रहे हैं। सो आपने ये जो इंतहा पसंदी है, जो एक्सट्रीमिज्म है, वो हर फॉर्म में नुकसान देता है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू में भी मैं समझता हूँ इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, इसमें हकीकत पसंदी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन
उसके साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म ने आज अपोजिशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ये चाहती है कि अब मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन भी हो जाए, मईशत भी मुल्क की तबाह हो जाए और उसके साथ साथ अमवात भी ज़्यादा हो जाए। उनका इशारा किस जानिब था और किस चीज़ को लेकर उन्होंने ये बात की? प्लस जो शहबाज शरीफ साहब को भी अब कोविड-19 पॉजिटिव उनका टेस्ट आ गया है, उसकी जिम्मेदारी भी PMLN जो है वो डाल रही है नैब पर, वज़ीर आज़म पर, कि हुकूमत पर, कि अगर वो नैब ना बुलाती, ना हुकूमत की ईमा पर ये होता और ना वो कोविड-19 पॉजिटिव होते। नहीं तो वो उससे पहले तो फिर ये है ना कि ना वो चौधरी शुगर मिल के पैसे बाहर भेजते, ना उस तरह से टीटियां लगवाते, ना उनका पैसा जो है वो पाकिस्तान में इस तरह से आता, और ना उनको जो है वो देखे 7 अरब रुपया है। ये एक छोटी अमाउंट तो है नहीं जो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के पास आई है, जिसका उन्होंने जवाब देना है। अब ये कहना कि इस सारे मामला रोक दिए जाएं और पूरा मुल्क ही जो है वो इसलिए रोक दिया जाए कि इनके खिलाफ केसेस ना चलें, ये तो मेरा ख्याल है बड़ी नामुनासिब डिमांड होगी। और दूसरा, कितनी दफ़ा अनफॉर्चुनेटली ये शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने झूठ बोला है अपनी सेहत को लेके कि अब तो सही भी ख़राब हो तो लोग समझते हैं कि पता नहीं ख़राब होगी भी कि नहीं होगी। ठीक है डॉक्टर इकबाल, ज़रा मैं आपसे भी इस हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ। फवाद चौधरी साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, डॉक्टर इकबाल से फरमाइएगा कि इससे जो मुल्क में सूरत हाल है, क्या जितनी भी पहले से जो भी कैलकुलेशंस होंगी, जो भी प्रोडक्शन होंगी, उसके मुकाबले में आप देख रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल्ड है? जो हमारा मोर्टेलिटी रेट है वो कदरे कम है? अगर हालात या मुख्तलिफ सिचुएशन से अगर हैंडल किया जाता तो कदरे हम इसमें भी बेहतरी की तरफ होते कुछ? देखिए, जिस तरह पूरी दुनिया में ये स्प्रेड हुई है, यही पैटर्न मोरलेस पाकिस्तान में भी है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में रिस्पॉन्ड किया गया अप्रोप्रिएटली, बहुत हद तक साइंस को डिप्लॉय किया गया। हमारे अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को ज़ीरो से लेके अब कई हज़ार, 30,000 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ों में भी डेवलपमेंट हुई है। तो फैक्ट ये है कि स्प्रेड तो सटली हुई है, और उसमें ज़्यादातर कंट्रीब्यूशन यह है कि लोगों ने SOPs फॉलो नहीं किए हैं, एहतियात नहीं की हैं, जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा प्रिकॉशन नहीं किए हैं। अगर ये साथ होता रहता तो गालिबन शायद इस लेवल पे स्प्रेड भी नहीं होती। मगर फैक्ट ये है कि इस वक्त जो स्प्रेड है वो बड़ी तेज़ी के साथ है, मगर उसमें एक बड़ी रीज़न यह है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे। अगर ये एहतियात रहे और SOPs लोग फॉलो करें और प्रिकॉशंस हों, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सके। इसलिए जो वज़ीर साहब ने कहा बिल्कुल ठीक है। हमें अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी जारी रखनी है, उसके साथ रिसर्च भी जारी रखनी है, उसके साथ हमें टेस्टिंग भी करनी है, और एहतियात जो प्रिकॉशंस हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म है, आप उसे भी उसे शामिल रखना है अपनी ज़िंदगी में। फिर उस सूरत में तो हम इस पैंडमिक से निमट सकते हैं। मगर अगर सारे लोग निकल आए बाहर और किसी किस्म की प्रिकॉशंस ना हो तो पूरा सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा, किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा हालात को संभालना। तो ये डिपेंड करता है पब्लिक बिहेवियर पे, डिपेंड करता है मीडिया किस तरह लोगों को अवेयर करता है, किस तरह रिस्पॉन्सिबली लोग इसको हैंडल करते हैं। मगर मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे अच्छा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, मैं आपकी एक ट्वीट देख रही थी, इट वाज अबाउट 18 मई, ऑलमोस्ट 1 महीना होने जा रहा है। उस वक्त आपने अपनी ट्वीट में कहा था कि वजारत साइंस की एक एक्सपर्ट कमेटी ने 3 बुनियादी नुकात पर राय दी है। पाकिस्तान में कोरोना का ज़्यादा दबाव जून के वस्त तक सामने आएगा। इज्तिमाई मुदाफ़त यानी हर्ड इम्यूनिटी का तस्वुर इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। इस तरह की कोई हिकमत अमली नहीं अपनानी चाहिए। कोरोना ज़ुकाम नहीं है, वो तो डेफिनेटली नहीं है, मगर जो जिसका इदराक आपको था, आपको लगता है कि दिस इज़ द टाइम, जो पीक जिसका आपने जिक्र किया था, क्योंकि हमें तो बाज़ जगह पर यह भी बताया जा रहा है कि शायद अगले आने वाले माह में होगा, मगर हम पीक में एंटर हो गए, तो क्या SOPs फॉलो करने के अलावा हमारे पास इस वक्त कोई चारा नहीं है? मैं हर्ड इम्यूनिटी वाली बात पे बाद में आती हूँ। देखिए, जाहिर है कि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही जो है वो मुझे इन मामलात का मुझे पता है, ना मेरा बैकग्राउंड है। तो इसके लिए हमने तो ये किया है कि अपनी मिनिस्ट्री में डॉक्टर अताउर रहमान साहब, जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं, उनके साथ डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब आपके साथ बैठे हैं, जो हमारे कॉमस्टेक के चेयरमैन हैं और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन पाकिस्तानी साइंस सीन। इन लोगों के साथ हमने इनको जहमत दी, इन्होंने एक जो पाकिस्तान के टॉप एक्सपर्ट्स हैं उनको इकट्ठा किया
और एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की, जिसको हम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक्सपर्ट कमेटी जो है वो है। अब हमने जो बात पूछनी होती है हम अपने जो हमारे साइंटिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इनके सामने रखते हैं कि आप इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है। तो ये जो एनालिसिस है कि जून में हम पीक में एंटर होंगे, ये भी इनका एनालिसिस था। अब ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, ये भी जो है वो उसी कमेटी का जो है वो फैसला था। अब सवाल ये है कि ये डॉक्टर साहब बेहतर बता पाएंगे कि क्या हमारे पास क्या फॉर्मूला है जज करने के लिए कि ये जो पीक जिसमें हम एंटर हो चुके हैं और इनकी प्रेडिक्शन सही साबित हुई कमेटी की कि ये हम जून में एंटर हो जाएंगे, ये कितना अरसा जारी रहेगी, इसकी जो इम्प्लीकेशंस हैं। अभी देखिए ना, एक तो एक जिस तरह से डॉक्टर साहब ने आपको पहले कहा कि इस दफा जो साइंस की इन्फोर्समेंट है पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में भी, इतनी बड़ी इन्फोर्समेंट साइंस की जो है वो पहले कभी नहीं हुई। डॉक्टर साहब ने एक्चुअली मुझे पहले ये बताया था कि जब HIV वायरस आया तो उसकी जो टेस्टिंग किट है वो बनाने में हमें 4 साल लगे थे इंसान को, जबकि ये जो सार्स की या ये जो कोविड-19 की जो किट है ये हमने चंद हफ्तों में बना ली और अब तो हम जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो है वो बनाने की तरफ जा रहे हैं। सो एक जो इन्फोर्समेंट है साइंस की वो तो बहुत बड़ी है, बट अब ये फॉर्मूला कि ये कितना अर्सा ये पीक जो है वो जारी रहेगी, इसको नीचे लाने का क्या तरीका है, हम क्या-क्या प्रिकॉशंस दे सकते हैं। अगेन दिस इज समथिंग जो डॉक्टर इकबाल चौधरी और जो बाकी टीम के चलिए लोग हैं मैं फिर वो डॉक्टर बेहतर। डॉक्टर इकबाल से ज़रा मुख्तसर इसको जान लेती हूँ कि डॉक्टर साहब आप बताइएगा, जैसे से चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि हम पीक में एंटर तो हो चुके हैं, अब ये पीक जो है वो कब तक रहेगा और फिर कब तक जो है वो थोड़ा सा जो कर्व है वो फ्लैट होना शुरू होगा। प्लस अगर बताइएगा कि हर्ड इम्यूनिटी की जो बात हो रही है और जिसको खतरे से खाली भी करार नहीं दिया जा रहा, व्हाट एग्जैक्टली इट्स मीन। देखिए, जो पीक है वो क्योंकि पीक के पहुंचने में बहुत वक्त लगता है, इसी तरीके से पीक से नीचे जाने में भी वक्त लगता है। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड पैटर्न है कि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि पीक से आप बिल्कुल जीरो पे आ जाए। जितना वक्त उसको जाने में लगता है उसी वक्त उससे नीचे जाने में भी लगता है। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो कहते हैं कि 60-70% लोग इन्फेक्ट हो जाए, उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। अच्छा, इसमें ये बहुत समझने की बात है कि इम्यूनिटी आप डेवलप कर सकते हैं वैक्सीन के जरिए भी, मगर वैक्सीन अभी 8-9 महीने दूर है। तो अगर ये नेचुरल इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं, इसकी ह्यूमन कॉस्ट बहुत है, इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। तो हर्ड इम्यूनिटी के ऑप्शन को बिल्कुल जहन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें जिस लेवल पे अमवात हो सकती हैं वो बहुत ट्रैजिक होंगी और इसको हमें हर सूरत में अवॉइड करना चाहिए। हमें ये इस पर नहीं छोड़ देना चाहिए कि लोग खुद ब खुद इम्यून हो जाएंगे और इन्फेक्शन इस लेवल पे फैलेगा कि फिर नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो ठीक है, जाएगी। ठीक, हमें आपने क्या कोशिश ये फरमाया करनी ये चाहिए पीक जो है वो कितना अरसा कि रहेगा अभी अगर हम पीक में एंटर जैसे हो गए तो? जैसे मैंने अर्ज किया कि आपको एक खास वक्त लगा है हमें पीक पे या पीक के करीब जाने में, तो तकरीबन इतना वक्त लगेगा हमें इसे वापस एक नॉर्मल हालत पे आने के लिए। ये एक्सपेक्ट करना है कि फौरी तौर पे एक पीक खत्म हो जाएगी, मेरे ख्याल में ये एक मतलब एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स। ठीक बात है। जी जी, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इकबाल साहब। मैं यहाँ पे मुख्तसर सा ब्रेक लूंगी। फवाद चौधरी साहब आप प्लीज़ हमारे साथ कंटिन्यू कीजिएगा, कुछ मजीद चीज़ें भी हैं जो आपसे जाननी है। जो MOU आपने साइन किया है हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, उस पर भी बात करनी है और कुछ मजीद इश्यूज़ भी हैं जिन पर आपकी राय चाहिए। मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी फ़ेज़ में से गुज़र रहा है कि जिसमें अगर हमने SOPs के ऊपर सख्ती से अमल ना किया तो हमारे केसेस और अमवात में बतदरीज इजाफ़ा होता चला जाएगा और नामालूम कब तक होता रहेगा। इसलिए हुकूमत की इस वक्त जो हिकमत अमली है वो ये है कि हम SOPs जो हैं उनका इतलाक़ यकीनी बनाएं। जो लोग इसके ऊपर अमल ना करें उनको इसका अकाउंटेबल करें। मास्क पहनना हमने ऑलरेडी लाजमी करार दे दिया हुआ है। दूसरा जो हमारा है जी वो है कि TTQ, टेस्टिंग, ट्रेसिंग और क्वारंटाइन, जिसका मतलब ये है कि बजाय इसके कि हम एक जनरल किस्म का लॉकडाउन लगा दें, हम उन जगहों को लॉकडाउन करें कि जहाँ पे ज़्यादा केसेस है।
तो ये दोनों चीज़ों का जो कम्बिनेशन है इससे इसी में हमारी आफ़ियत है और तमाम पाकिस्तानियों को इसके सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। निगाहे इश्क़ो मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही त्वाहा। फिर आपको करते हैं खुशामदीद और फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फ़हीम यूनुस ने यूएसए से। उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फ़हीम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर फ़हीम यूनुस, मैं आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन ज़रा मैं मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि आज जो फवाद चौधरी साहब आपकी जो प्रेस ब्रीफिंग थी जो हमने देखी भी हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, और MOU भी साइन हुआ है, हमें थोड़ा सा बताइएगा कि हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंशंस, क्या अचीवमेंट्स हैं इस मिनिस्ट्री की, आपकी मिनिस्ट्री की? ये देखिए, फरवरी को पहला केस पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ था कोविड का। 26 फरवरी को पाकिस्तान में हम अपना कुछ भी अपना हम नहीं बना रहे थे। 5 मार्च को एक्चुअली यहाँ पे सैनिटाइजर जो है वो शॉर्ट हो गए, तो हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। सबसे पहले डिसइंफेक्टेंट्स का, PCSIR का, फिर उसके बाद वो डिफेंस प्रोडक्शन के साथ हमने मिलकर किया, और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान अब जो नेट इंपोर्टर था सैनिटाइजर्स का, अब हम नेट एक्सपोर्टर हैं, एक्चुअली स्केल एक्सपोर्टर हैं डिसइंफेक्टेंट्स के। लाइकवाइज जो हमारी प्रोटेक्टिव किट्स हैं, आपको याद होगा डॉक्टर्स की हड़तालें चल रही थी, प्रोटेक्टिव किट्स जो है नहीं आ रही थी क्योंकि पूरी दुनिया चाइना से मंगवा रही थी, चाइना के ऊपर बोझ आ गया, लिहाजा वो चाइना पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर हमने वो प्रोजेक्ट जो है जब हमने लॉन्च किया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो अब ना सिर्फ ये कि हम अपना प्रोटेक्टिव किट्स बना रहे हैं बल्कि हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज आपके सवाल से रिलेटेड है वो ये थी कि हमने वेंटिलेटर्स के लिए एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया। उसमें हमें 57 डिज़ाइन जो हैं वो मौसूल हुए। हमारे जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है उसने इंजीनियर्स इकट्ठे किए, उन्होंने वो जो डिज़ाइन जिन्होंने बनाए थे इंजीनियर्स, उनके साथ बैठे, उनके साथ इम्प्रूवमेंट्स की, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 3 वेंटिलेटर्स जो हैं हमारे फाइनल स्टेज में हैं जो कमर्शियल प्रोडक्शन में जा रहे हैं। अब इसके नतीजे में ये जो एफर्ट हुई है, एक बहुत बड़ी मेडिकल डिवाइसेस की इंडस्ट्री पाकिस्तान में जो है उसका जन्म हुआ है। हम तकरीबन $100 मिलियन की एक्सपोर्ट्स जो है वो इस हफ्ते तक हमारी जो है वो बुक हो चुकी हैं, और हमें उम्मीद ये है कि हम अगले 3 से 4 महीनों में $500 मिलियन तक की एक्सपोर्ट जो है वो हमारी ये जो मेडिकल कोविड रिलेटेड एक्सपोर्ट है ये होगी। इसके अब हमारा ये जरूरत थी कि हम एक फ्रेम कि कहीं ना कहीं टेस्ट किट्स की अब शॉर्टेज हो रही है। पंजाब में कुछ शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, और आपने भी शुरू में मुझे याद है डॉक्टर यास्मीन राशिद भी और आप भी टेस्ट किट्स के हवाले से आपने कहा था कि लम्स यूनिवर्सिटी में जो बन रही हैं वो अभी ट्रायल पर हैं, उनका कुछ स्टेटस बता सकते हैं? नहीं, कोई ट्रायल पे नहीं है। यहाँ पे तो जो पीपी किट्स बन रही हैं वो तो हर जगह अवेलेबल है। असल में कई जगहों के ऊपर 2-3 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो जो सप्लाईज हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कर रही हैं। मैंने पहले भी कहा, NCOC में भी कहा और अब भी कहा है कि हॉस्पिटल जो है वो डायरेक्टली अपनी सप्लाईज खुद खरीद लें मार्केट से। ये पहले ऊपर खरीदते हैं, फिर नीचे जाती है, सूबों में जाती है, फिर सूबों से इतना लंबा सप्लाई चेन बना दिया है कि जिसकी वजह से कई जगहों पे प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं तो कहता हूँ कि जिस हॉस्पिटल में शॉर्ट है वो आके हमारी मिनिस्ट्री से उठा के ले जाए, हम आपको कनेक्ट करवा देते हैं, वो आके ले जाए। पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की इस वक्त बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बहुत ज्यादा इस वक्त अपनी जरूरत से चीजें बना रहे हैं, इसीलिए तो हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात थी कि ये जब हमने वेंटिलेटर्स बनाए हैं तो आप देखिए उसी दौरान हमने अपने डायलिसिस मशीन्स भी जो है वो हमारी अपनी बन रही हैं। हम सिर्फ 4 महीने पहले तक हम अपना स्टेथोस्कोप भी खुद नहीं बनाते, बाहर से हर चीज मंगाते हैं।
सो अब ये जो सारी डिवाइस इंडस्ट्री है, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री है, ये पाकिस्तान में लगना शुरू हुई है और इसका एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए था। और हमने ड्राफ्ट के साथ ये किया है कि इसकी जो इंजीनियरिंग साइड है वो अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और इंजीनियरिंग बोर्ड के जरिए जो है वो उसको रेगुलेट करेगी, और जो उसका बाकी है मेडिकल पार्ट है वो ड्राफ्ट कंट्रोल करेगी, ताकि हम एक यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड की जो डिवाइसेस हैं वो अब हम प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, मैं आऊँगी आपके पास दोबारा फवाद साहब। डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब, मुझे हम तो अमेरिका तो शायद पीक में निकल कर अब उससे शायद बाहर निकल रहे हैं, हम इस सब पीक में एंटर हो रहे हैं। अभी हम यही सवाल कर रहे थे कि हमें कितना अर्सा इस पीक का फेस करना होगा, कब ये जो कर्व है वो फ्लैट होगा, और उसके साथ साथ जानना ये है कि अब हर जगह एक ही सिंपल बात हो रही है कि वी नीड टू लर्न हाउ टू लिव विद कोविड-19। इससे छुटकारा तो मिलना नहीं है। दुनिया कितनी तब्दील होने जा रही है, हमारे लाइफ स्टाइल्स कितने तब्दील होने जा रहे हैं? जी, बहुत शुक्रिया आपके इनविटेशन का। हमें तो ऑलरेडी पता चल गया है कि लाइफस्टाइल हमारे कितने ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए हैं, हर दुनिया में हर तरफ हो गए हैं। आई थिंक जो रियलिटी पाकिस्तान की है वो शायद मुख्तलिफ है जो रियलिटी अमेरिका की है। और इस वक्त तक लोग ये कन्फ्यूजन की बात तो बहुत करते हैं कि हमें क्या इल्म नहीं है वायरस के बारे में, लेकिन एज अ डॉक्टर जिसने 20 साल ये काम किया है, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमें अब बहुत ज़्यादा इल्म है। हमें शायद थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। हम वहाँ नहीं खड़े जहाँ हम फरवरी में खड़े थे, और हमारी एक अपॉर्चुनिटी है क्लियर मेडिकल मैसेजिंग की, क्योंकि अगर हम वो नहीं करेंगे तो आवाम में खौफ फैलेगा। वो कोई भी मुल्क हो, वो कोई भी जगह हो, ह्यूमन साइकी एक ही है और इस वायरस की साइंस एक ही है पूरी दुनिया में। तो जहां मैं अपॉर्चुनिटी देखता हूँ बहुत ज्यादा पाकिस्तान में, जो मेरा वतन है, जहां मैंने आधी जिंदगी गुजारी है, वो है मेडिकल एक्सपर्टीज की एक क्लियर टू वे कम्युनिकेशन आवाम के साथ। टू वे के ऊपर मेरा जोर है कि जहां लोग अपने सवाल पूछ सकें और उनको ऑथेंटिकली उनको जवाब मिल सके जो WHO के साथ अलाइंड हो, ताकि हम अपनी साइंस ना बना लें। अदरवाइज ये होगा कि हमारे टोटके और हमारी इतनी ज्यादा उसके अंदर चीजें मिक्स हो जाएंगी कि लोगों में खौफ आएगा और आपके पास कोई एंकर, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है ये एक अगली अपॉर्चुनिटी, और इस पे कुछ बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता। इस पे जरूरी ये है कि एज अ डॉक्टर देखें 4 फेसेट्स हैं इस चीज को मैनेज करने के। एक इसकी मेडिकल एंगल है, एक इसका इकोनॉमिक एंगल है, एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल है जो चौधरी साहब बात कर रहे थे, और एक इसकी पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनानी है। और मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि हम सब अपनी लेन में स्विम करें। एक डॉक्टर का कोई काम नहीं है कि वो इकोनॉमिक्स पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करे, और उसी तरह बाकी लोग जो हैं वो मेडिकल एक्सपर्ट्स को जगह दें, अपने मुल्क के मेडिकल एक्सपर्ट्स को, ताकि हम लोग इस पे थोड़ा सा मुत्तहिद हो कि ये वायरस बहुत मुत्तहिद है, हमें इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर जंग करनी है। अच्छा डॉक्टर फ़हीम, मुझे एक साथ ये भी बताएगा कि क्योंकि ट्विटर पे भी हम आपको देख रहे होते हैं, आप बड़े एक्टिव भी हैं, प्लस मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स को भी आप बड़ा उसको क्लियर कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट अब ये भी लोगों के अंदर आ गया, लोग ये बात कर रहे हैं कि अब शायद सबने ही होना है, सबको ही होना है, कोई सिम्टोमेटिक भी हैं इसमें। WHO की एक स्टडी आई जिसमें उन्होंने बताया कि सिम्टोमेटिक जो है वो स्प्रेडर नहीं होंगे, मतलब वो कदरे वेरी रेयर होगा कि वो इस वायरस को स्प्रेड कर सकेंगे या ट्रांसमिट कर सकेंगे। लेकिन बाद में कुछ इतलात आई कि वो शायद उससे बैक ट्रैक भी हुए कि हमारी बात को सही नहीं समझा। ये जो एसिम्प्टोमेटिक है, ये कितना खतरनाक है एक नॉर्मल फैमिली के लिए या दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए? क्या वो भी उसी तरह से स्प्रेड कर रहा है उस वायरस को? देखिए, सिम्टोमेटिक पे आखिर पे आते हैं। पहली बात यह है कि मैं ट्विटर पे इसलिए हूँ क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी इंसानी खिदमत है। जितने लोग, मिलियंस ऑफ पीपल, दे आर रीडिंग द ट्वीट्स। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था इस बात का, और जो मैं कन्फ्यूजन लोगों में देख रहा हूँ, यकीन कीजिए मुझे रात को नींद नहीं आती कई दफ़ा, क्योंकि लोगों बेचारों के पास, मैं सोच सकता हूँ, बस वसाइल नहीं है, और वो एक 8,000 का टेस्ट दूसरी दफ़ा करवाना चाह रहे हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो हम अमेरिका में भी नहीं करते। तो मुझे एक तो नज़र आता है कि वसाइल गलत इस्तेमाल हो रहे हैं, और दूसरा, बिफोर हम उस पे जाएं जो कि WHO ने बात की है, इतनी सीधी बातें जिनके बारे में मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अभी कोई इबहाम बाकी नहीं रहा। हमें लोगों को अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स नहीं देने, हमें उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की तरफ नहीं लाना, हमें हजारों लाखों रुपए की एक्टेमरा टाइप दवाइयों की जरूरत नहीं है लोगों को घरों में। तो हमें उन चीजों पे पहले कंसेंसस कर लेना चाहिए जिन पे अब ब्रॉड दुनिया में कंसेंसस है। हम अस्पतालों में भी वो चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके बाद आखिरी बात आती है उन चीजों में जिनमें अभी इबहाम है, जिसका आपने अर्ज किया, जिस जिक्र किया आपने
कि WHO ने कहा कि एसिम्प्टोमेटिक स्प्रेड नहीं होती या कम होती है। देखिए इस चीज़ के ऊपर इबहम है, इस पे बहुत ज़्यादा साइंस अभी तरक्की कर रही है, इस पे शायद कभी भी एक आंसर ना हो। बाकी वायरसेस पे भी हमारे पास 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम बाकी वायरसेस को 100% जान गए हैं और कोरोना को नहीं जाने। तो मेडिकल साइंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने सिर्फ ये बात की है जो मैं अभी भी समझता हूँ। मेरा ख्याल है हमारे लोगों को अब ये आदत होनी चाहिए कि हम ट्रस्ट करें। देखिए जब हम गाड़ी में होते हैं ना, ऊबर में या करीम में, तो आप ड्राइवर के साथ बहस कर सकते हैं, लेकिन जब जहाज में होते हैं आप पायलट से बहस नहीं करते। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पायलट एक्सपर्ट होता है और जहाज में 200 लोग होते हैं। अब हमारे 220 मिलियन लोग हैं, तो हमें वोट जिसको भी हम लीड करने के लिए कहें, वो गवर्नमेंट हो, हम उस पर ट्रस्ट करें। जब इंफ्रास्ट्रक्चर का लीड करने के लिए उस पर ट्रस्ट करें, और जब डॉक्टर्स हों तो मेडिकल एक्सपर्टीज और WHO पे ट्रस्ट करें। इसको पॉलिटिसाइज बहुत जल्दी हो जाता है ये चीज मीडिया में, लेकिन अगर लोग उसकी हकीकत जानते हो, जैसे मैं जानता हूं एज एन इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट, आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल। जो काम वो कर रहे हैं, जो एक्सपर्टीज उनके पास है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड हो या साउथ कोरिया और ताइवान हो, उन्होंने WHO की स्ट्रैटेजी से इस वायरस के खिलाफ जंग जीती है। वो एक ही स्ट्रैटेजी है। तो हमें उन चीजों की तरफ आना चाहिए कि जिनके अंदर इबहम कम है, उन पे यूनिफिकेशन करनी चाहिए और ट्रस्ट करना चाहिए। उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। और ये वो चीजें जो कि कंसेप्चुअल हैं, इस पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। मैं इसलिए बार बार इनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज तो लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो सकता है, लेकिन ये वो चीजें जिनके लिए सिर्फ माइंडसेट की जरूरत है। ठीक है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, सूरत हाल कंट्रोल में है, लेकिन SOP से फॉलो करना होगा। आने वाले वक्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? इसलिए मैं ये बात सवाल कर रही हूँ कि आने वाला जो वक्त है, जो मजीद अगर हम पीक की तरफ आ सकते हैं, कोई कैलकुलेशन होगी आपकी मिनिस्ट्री की, गवर्नमेंट की, जिस तरह से डे टू डे चीज़ें मॉनिटर हो रही हैं, NDMA, हेल्थ मिनिस्ट्री, तो अभी हम पीक पर हैं। जुलाई क्या होगा, अगस्त क्या होगा? अवाम परेशान है, उसको हमने बताना है। जो एक कहा गया कि लड़ना है तो डरना नहीं है, लड़ना है, तो लोग तो बात कह रहे हैं कि पहले डरा ही देते तो शायद SOPs को फॉलो कर रहे होते लोग। देखिए पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल डॉक्टर फहीम साहब ने बड़ा जो है एक आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखा है जिसमें कि हमें एक्ट करना चाहिए, और वो फ्रेमवर्क ये है कि हमें बहरहाल जो फैसले करने हैं वो अपने एक्सपर्ट्स की ओपिनियन से हमें करने चाहिए, ताकि वो एक नॉलेज बेस्ड फैसले हों। जो हम इंडिविजुअल्स जो फैसले करना शुरू कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ। हमने सबसे पहले, मुझे नहीं पता किस ने यहाँ पे मशवरा दिया कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तकरीर के बाद यहाँ पे HCQ जो है वो लोगों ने देना शुरू कर दी। प्रेसिडेंट ट्रंप डॉक्टर तो नहीं थे। इसी तरीके से हमने वहाँ पे कोई आर्टिकल पढ़ा कि रेमज़वाइद काम कर रही है, तो यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। फिर कोई उठता है, वो कहता है कि नहीं ये 100% जो है वो प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, प्लाज्मा थेरेपी शुरू कर देते हैं। सो फ्रेंकली आई एम 100% इन एग्रीमेंट विद डॉक्टर साहब कि देखिए ये दुनिया में ये पहली तो आप ये चीज जरूर समझिए, जो इन्फोर्समेंट साइंस की और मेडिकल साइंस की कोरोना वायरस में हुई है, इसकी हिस्ट्री में कभी नहीं हुई। आज जितना हम जानते हैं, जो हमारे एक्सपर्ट्स जानते हैं, जो इंसान ने जो तरक्की की है, अब उसके ऊपर उसके बावजूद अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन हमें राय उन्हीं लोगों से लेनी चाहिए जो जानते हैं। सो लेट्स नॉट, हर बंदे को हर चीज का एक्सपर्ट जो है वो नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे पाकिस्तान में हमने क्या किया है, हमारे देखें हमारे प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम है कि जो सैलरी वाले हैं वो तो कहते हैं कि छुट्टियां दे दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए। जो ताजर है, दुकानदार है, जिसकी रोज दुकान चलनी है तो उसने रात को खाना खाना है, वो कहता है कि नहीं ये कैसे हो सकता है, आप तो मुझे जीते जी मार देंगे। तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम होता है कि गवर्नमेंट ने तमाम अपनी चीजों को बैलेंस करना होता है। उसने ताजरों की बात भी सुननी है, उसने वकीलों की भी सुननी है, उसने जो तमाम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटीज हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है। लिहाजा एक तो जो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो कह रहे थे कि नहीं 100% कर्फ्यू लगा दें, 10-12 करोड़ लोगों को पीछे चोटियां लेके खड़े हो जाए। देखिए ये कहना आसान है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। सो द ओनली वे फॉरवर्ड इज कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप लोगों तक बात कैसे पहुंचा सकते हैं, मीडिया का क्या रोल है, और जितनी कम कंफ्यूजन होगी उतना ज्यादा जो अच्छा होगा। लेकिन फवाद चौधरी साहब, अगर हम एक्सपर्ट्स की राय ही लेनी है और एक्सपर्ट्स की राय पर ही हमें फैसले भी करने चाहिए,
तो आपको भी याद होगा, चाहे वो कराची के डॉक्टर्स हो चाहे वो लाहौर के डॉक्टर्स हो, वो तो बड़ा शुरू में ये बात कर रहे थे कि लॉकडाउन करें और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें ताकि हम इस पैंडेमिक से, एपिडेमिक से बच सके, फैलाव से रुक सके। नहीं, देखिए, जो इशू ये है कि जो एनसीओसी हमने फोरम बनाया है ना, वहाँ पे तमाम इदारे, तमाम एक्सपर्ट्स वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ये कुछ डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, कुछ कहते हैं करते हैं कि तो ठीक है नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में आपने बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। न्यूजीलैंड की आबादी 48 लाख है, उसकी आप मिसाल 22 करोड़ की आबादी के ऊपर ना लगाएं। सो बेसिकली देखिए, इसके लिए क्या बेहतरीन तरीका किया गया, एनसीओसी का इदारा बनाया, वहाँ पे सारे सूबे भी रिप्रेजेंटेड हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठे हैं, वहाँ पे फौज भी बैठी है, वहाँ पे वफाकी हुकूमत भी बैठी है। वो सारे रोजाना की सूरत हाल के ऊपर रोजाना बैठते हैं, अपना दिमाग लड़ाते हैं, रोजाना का फैसला करते हैं। अब पाकिस्तान में ये अगर हमने पीक के ऊपर जो है, अगर हम है, कितना अरसा रहेगा, मैं फ्रैंकली मैं नहीं बता सकता, मुझे तो, मैं तो एक्सपर्ट ही नहीं हूँ, ना ही मुझे पता। सो आई विल अगेन गो बैक टू द पीपल जो ये जानते हैं। जिस तरह से अभी आपके सामने डॉक्टर इकबाल चौधरी ने कहा कि जितना अरसा में पीक पे आने में लगा है, शायद इतना ही अरसा हमें लगेगा पीक से नीचे उतरने में। पीक से निकलने सो में। इसका मतलब है कि 2 महीने अगर हमें लगे हैं तो 2 महीने शायद हमारा हाल रहे। अब 2 इश्यूज हैं। एक और इशू ये है कि लोग जो बीमार हो रहे हैं उनको बुनियादी सहूलतें जो है वो मुयस्सर होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जो लोग बीमार नहीं है उनकी कोशिश होनी चाहिए कि वो और बीमार ना पड़े, इन लोगों में शामिल ना हो। अब मसलन आप देखिए, हमने पार्लियामेंट के सेशन के ऊपर मैंने बहुत कहा कि ये सेशन वर्चुअल सेशन करा लें, वरना बहुत लोग बीमार होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो बात नहीं सुनी गई। अब 1/3 ऑफ द हमारी पार्लियामेंट जो है वो बीमार है, और जो ही मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों में चौधरी साहब जरा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं जरा डॉक्टर फहीम से एक और बात कर लूं। डॉक्टर फहीम, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कोई वैक्सीन नहीं है, कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं है, उससे अगर आप बच नहीं सक रहे तो फिर आपका एक सर्वाइवल बड़ा मैटर करता है ना, कि आपकी इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए कुछ आपकी रिकमेंडेशन, जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें हो रही है, कुछ लोग, आपने ट्वीट भी किया था, कुछ लोग सना मक्की का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कुछ लोग बहुत बड़ी तादाद में विटामिन सी का इंटेक बढ़ा दिया है, कुछ ने विटामिन ए, विटामिन डी, कुछ जिंक की तरफ चले गए हैं। तो थोड़ा सा रिकमेंडेशन दें कि एक बैलेंस डाइट क्या जरूरी है, कौन से विटामिन हैं जिसका इंटेक जरूरी है और उसकी फिर एक्सेस भी ना हो जाए। जी, जो कुछ चीजें हैं जो साइंटिफिकली एस्टैब्लिश्ड हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर अभी बहुत मिस्ट्री है। इम्यूनिटी को बिल्ड करना एक बड़ा मिस्टीरियस टॉपिक है, और ये ओवरनाइट एक हफ्ते में नहीं हो सकती। जैसे हम जितनी मर्जी दुआएं करें और खींच लें, जोर लगा लें, हम अपने बच्चे को जो 6 महीने का है उसको 2 हफ्ते में 5 फुट का नहीं कर सकते। वो कोई एक कुदरती अमर है जो वक्त लेता है। तो पहली बात यह है कि ये मुझे पता है कंट्रोवर्शियल है, कई लोगों की इस पे फीलिंग्स हर्ट होती हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि बहुत सारी चीजें, वो सना मक्की हो या जिंक हो या विटामिन हो, मेरा नहीं ख्याल कि उनसे कोविड को कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिन चीजों से फर्क पड़ेगा, जिस तरफ लोग नहीं आना चाहते क्योंकि वो मुश्किल है, क्या आप रोजाना 30 मिनट वर्जिश करते हैं, क्या आप 7 से 8 घंटे रोजाना सोते हैं, या आप अपने वेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये 3 चीजें हैं जो कि प्रूवन है, और इस तरफ हम नहीं आते क्योंकि ये मुश्किल है। अब अगली बात यह है कि हमने वहां तक कैसे पहुंचना है जब वैक्सीन आ जाएगी। ये बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है यही हमारा व्यू होना चाहिए। बाय द वे, मैं नहीं समझता कि लॉकडाउन्स का डिसीजन डॉक्टर्स का डिसीजन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन ये एक शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स गवर्नमेंट के सामने है वो मेरे सामने नहीं है। तो मुझे अपनी राय देनी चाहिए, मुझे इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए उस पर। लेकिन जो स्ट्रैटेजी मेरे नजदीक है कि अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर पूरे मुल्क को इस वक्त ड्राइविंग ना आती हो लेकिन सबके पास कार हो, तो हमारी सड़कों पे क्या हालत होगी। हमारे एक्सीडेंट्स होंगे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सब ड्राइविंग सीखते हैं, और उसके बाद हम एक एहतियात के साथ गाड़ियां चलाते हैं, और हमारे एक्सीडेंट्स ना हो, जीरो तो नहीं होते लेकिन कम हो जाते हैं। हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि हमने इसके रिस्क को कम करना है, हम इसको जीरो नहीं कर सकते, केयर करनी है, इसको फॉलो करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फहीम यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट टाइम जरूर आपको एक दफा फिर हम इनवाइट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे ताकि मजीद आपसे डिटेल बात कर सके। फवाद चौधरी साहब, अब जरा उस पर आ जाते हैं वीडियो सेशन में। आपने कहा कि मैं पार्लियामेंट को अटेंड करने, पार्लियामेंट का सेशन अटेंड करने नहीं जाऊंगा। आपकी रिकमेंडेशंस थी कि वर्चुअल होना चाहिए और उसमें सब शामिल हो। पीएमएलएन की जिद थी कि ऐसा नहीं हो, और उन्हीं के सबसे ज्यादा जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव उनके टेस्ट आए हैं। अल्लाह उनको सबको शफायाब करे, सेहत तंदुरुस्ती अता करे। लेकिन किस हद तक आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, अभी भी आपकी रिकमेंडेशन को फॉलो किसकी जानिब से नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया?
देखिए, एक तो प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जो लोग हैं पार्लियामेंट के अंदर भी, वो ज़्यादातर लोग जो है ना वो फिर टेक्नोलॉजी से बहुत आशना नहीं है और तो थोड़े सारे वो शाय हैं टेक्नोलॉजी से। हालाँकि अब तो देखिए, मैंने आज यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग अटेंड की है, इंटरनेशनल मीटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स की। उसमें 150 से ज़्यादा साइंस मिनिस्टर्स दुनिया के जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और सबने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर पार्टिसिपेट किया है। सो ये जो हमारा इस वक्त जो पार्लियामेंट के सेशन चलाना या मीटिंग्स करना, फ्रेंकली वो को बहुत मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है, बड़ा सिंपल है। आप बजाय वाईफाई के आप बैंडविड्थ के ऊपर जाएंगे, तार के ऊपर जाएंगे, तो आपकी क्वालिटी जबरदस्त होगी। वो ऐसी होगी जैसे आप एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हमें जो समझने की जरूरत है, हमें जो जानने की जरूरत है, और जो आपने सवाल आगे पूछा भी था कि ये हमारी जिंदगियों को कैसे इफेक्ट करेगा, तो ये हमारी जिंदगियों को ऐसे ही इफेक्ट करेगा कि हमारे यहाँ जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी जिंदगियों में ज्यादा आएगी। और ये तो कोविड की वजह से थोड़ा जल्दी हो गया, अदरवाइज तो देखिए 5G टेक्नोलॉजी जो है, जो बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी है, वो 5G टेक्नोलॉजी के बाद वैसे ही होलोग्राम ने हमारे स्टूडियोज को वीरान कर देना था। बिकॉज आप एक क्लिक के ऊपर, आप ऐसे ही था कि जैसे मैं और आप एक ही स्टूडियो में आमने सामने बैठे हैं। सो होलोग्राम टेक्नोलॉजी विल टेक ओवर कम्युनिकेशन, इसी तरीके से सर्जरीज को वो टेक ओवर कर लेगी। सो हमें अगर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, और फ्यूचर से मेरा मुराद को 25-30 साल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं 5 साल, 7 साल, 10 साल की बात कर रहा हूँ, जिसमें ये टेक्नोलॉजीज वैसे ही हमें टेक ओवर कर लेंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और बात आपसे जाननी है, वो ये जाननी है कि कल मैं देख रही थी आपने एक और ट्वीट की हुई थी, क्योंकि आप हर एक से पंगा बहुत लेते हैं फवाद साहब। डीसी साहब ने जो है ना एक ट्वीट की थी प्लाज्मा डोनेट करने की, आपने उनको भी सुना दिया। आपने कहा कि कोई जो है इस पर अभी मुतफ़िक़ राय नहीं है, साइंस की कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर ताहिर शमसी, कल उनकी एनडीएमए के साथ मीटिंग हुई है, एनडीएमए ने एक हेल्पलाइन जारी की है कि जी जो कोविड-19 के रिकवर्ड पेशेंट हैं वो प्लाज्मा डोनेट करें। वहाँ पर ये ट्रीटमेंट हो रहा है, पाकिस्तान पता नहीं 70-100 के से अबव शायद उनके रिकवर भी हो चुके हैं पेशेंट, और आप इसको मानने को तैयार नहीं है, क्यों? देखिए, अभी आपने जो डॉक्टर साहब हैं जो अमेरिका से आपको ज्वाइन कर रहे थे, आपने उनसे जो है वो सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि ये जो सारे टोटके हैं ये फ्रेंकली पाकिस्तान में हम इस्तेमाल कर, मुझे जो देखिए, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो हंच है, जो लोग मुझे आके मिलते हैं, क्योंकि मेरी इस तरह की मिनिस्ट्री है कि मुझे जो टॉप एक्सपर्ट्स हैं वो आके मिलते हैं, बात होती है। दुनिया में प्रोटोकॉल्स हैं मुख्तलिफ चीज़ों के करने के। आप मरीजों के ऊपर डायरेक्टली इस तरह से चीज़ें अप्लाई नहीं करते जब तक उसकी एक प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स ना हो जाए, रिसर्च ना हो जाए और पता ना हो। अब आप अगर अभी आप जाएं और आप पाकिस्तानी, अगर आप जब प्लाज्मा ट्रीटमेंट खोलेंगी तो आपको लगेगा कि गूगल के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान में ही सिर्फ ये हो रहा है। अगर ये सारा जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट्स हैं ये अमेरिका में क्यों कामयाब नहीं हुआ, ये बाकी जगहों के ऊपर क्यों कामयाब नहीं हुआ? इसलिए कि वहां पे ऐसे नहीं लोगों के ऊपर, क्योंकि लोगों की जिंदगियां कीमती हैं, ऐसे ही एप्लीकेशंस नहीं कर देते। चौधरी साहब, अगर आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरह एनडीएमए ने, जिसकी खुद आप मिसाल दे रहे हैं कि वहाँ पे डे टू डे स्टडी होती है, डे टू डे चीज़ों को बताया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर डिसीजन लिए जाते हैं। उन्होंने डॉक्टर ताहिर शमसी को बुलवाया, उनके साथ मीटिंग की, उनके साथ बैठ के एक हेल्पलाइन जारी की, तो क्या एनडीएमए ने भी एक टोटका के तौर पर इसको अडॉप्ट कर लिया? पाकिस्तान में तो ऐसे ही हो रहा है। पहले आप देखिए उठा के कि जो मशीनें हमने टेस्टिंग के लिए मंगा ली, उनके रिजल्ट्स क्या निकले। उसके बाद अभी जो आप देखिए कि जो हमारे यहाँ HCQ इन्होंने तो लगानी शुरू कर दी थी मरीजों को, वो तो पता लगा कि कैंसरस है, फिर हटाई। उसके बाद इन्होंने एक और फैसला करवा दिया, वो वहाँ पे रेमडेसिविर शुरू कर दी। अब खामखा एक ही जो इंजेक्शन एक्टमा, इसके ऊपर इतना शोर मचा दिया। कहाँ लिखा हुआ है ये कोरोना का ट्रीटमेंट है? देखिए, ये पाकिस्तान में बड़ी एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। यहाँ पे जो बाहर से आर्टिकल देखते हैं वो मरीजों के ऊपर, और मुझे खुद ये, जब हम लोग वेंटिलेटर बना रहे थे तो उस वक्त हमने जब उसको जो इनिशियल उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मशीन पे होते हैं, तो मुझे कहा गया कि जी वो मशीन अभी अवेलेबल नहीं है और फ्लाइट्स बंद हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें यकीन है सही है, तो हम मरीजों पे अप्लाई कर लेते हैं। और मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होता, ये बड़ी सेंसिटिव है, लोगों की जिंदगियां इन्वॉल्व है, आप कैसे जो है वो इस प्रोटोकॉल्स को वायलेट कर सकते हैं। सो ये जो लोग भी इस वक्त जो महकमा सेहत में कर रहे हैं, मैंने एक्सपर्ट से भी बात की है, मैंने डॉक्टर इकबाल चौधरी साहब से भी और बाकी लोगों से भी पूछा है कि मुझे आप बताइए
कि ये कैसे जो है ये अप्लाई हो रही हैं चीज़ें। एक्चुअली मैं डॉक्टर सानिया निस्सर से भी कल पूछा कि, और वो भी WHO की बड़ी रही हैं, और मैंने उनसे भी समझने की कोशिश की कि ये यहाँ पे जो इस लेवल के ऊपर एप्लीकेशंस हो रही हैं, कोई प्लाज्मा ट्रीटमेंट शुरू कर रहा है, कोई HCQ दे रहा है, कोई फलाना दे रहा है, ये किन प्रोटोकॉल्स के तहत हो रहा है। एंड शी आल्सो सेड कि अपेरेंटली ये प्रोटोकॉल्स जो है इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स वायलेट हो रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इसको फौरी तौर के ऊपर इस की रिव्यू की ज़रूरत है। और देखिए पाकिस्तान में ये डॉक्टर शमसी हो या कोई हो, एक डॉक्टर की कोई ओपिनियन की हैसियत और औकात नहीं। जब तक एक सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन ना बने, कोई इनका तरीकाकार ना हो कि कैसे हमारे पास तो क्लिनिकल ट्रायल्स के प्रोटोकॉल्स ही नहीं है। चौधरी साहब, तो जब सेंट्रलाइज्ड तक ओपिनियन भी तो आप नहीं मानते ना। सेंट्रलाइज्ड ओपिनियन तो बना था नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जेन्युइन है। आपकी अपनी पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था, प्लस उसमें ये डॉक्टर ताहिर शमसी भी थे। आज वो कह रहे हैं जिसको नहीं मानता वो आए सुप्रीम कोर्ट में मुझे फेस कर ले, मैं उसको बता दूंगा कि तमाम की तमाम रिपोर्ट जेन्युइन थी। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो कोई डॉक्टर थोड़े हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, डॉक्टर साहब से भी इंशाल्लाह किसी वक्त पूछेंगे। और जाहिर है डॉक्टर साहब को किसी ना किसी वक्त तो अदालत में या इंक्वायरी में आना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं वो तो देखिए एक ही हफ्ता है जिसमें उनके प्लेटलेट्स गिरे हैं। एक ऐसा हसीन इत्तेफाक है कि जब उन्होंने बाहर जाना था 10 दिन, उससे सारी दुनिया की बीमारियां उन्हीं 10 दिनों में उनको हुई। जो ही वो जहाज में बैठे उसके बाद से उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। तो जाहिर है डॉक्टर ताहिर शमसी साहब हों या जो भी बाकी इन्वॉल्व हैं, उनको जवाब तो देना पड़ेगा। वो जवाब का वक्त इंशाल्लाह दूर नहीं। चौधरी साहब, जवाब फिर आप डॉक्टर यास्मीन राशिद से लेंगे? डॉक्टर यास्मीन राशिद तो देखिए मैं समझता हूँ कि वो तो उनको तो ठीक है, जो रिपोर्ट्स आई लेबॉर्ट्री से नीचे उन्होंने उसके ऊपर ओपिनियन दिया, उनको खामखा अपने ऊपर ज्यादा चीज हावी नहीं करनी चाहिए। उनको नहीं पता होता इन चीजों का, वो तो नीचे बेशुमार चीजें हो जाती हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पंजाब में तो वैसे भी बहुत सारा रवाज है, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको पता नहीं चलता। लेकिन ये मेरा ख्याल डॉक्टर यास्मीन राशिद को नहीं पता चला होगा। और ये जो फ्रॉड है वो पाकिस्तान में पहली बार थोड़ी हुआ है। इससे पहले आसफ जरदारी साहब जो थे, उन्होंने तो ये कर दिया कि मैं उनका दिमागी तवाज़ुन खराब है, और बाद में जब सदर बनना पड़ा उन्हें तो उन्होंने वो सारे टेस्ट रिट्रैक्ट किए, वापस किए, और वो सारा ड्रामा हुआ, वो भी आपको याद होगा। तो पाकिस्तान में तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, लास्ट जवाब दे दीजिएगा कि ये जो शायद उससे पहले हम मिस कर गए, शहबाज शरीफ साहब कोविड-19, मुस्लिम लीग नून की बड़ी जो फर्स्ट ईयर एहसन इकबाल साहब, दीगर बहुत सारी शख्सियात कोविड-19 पॉजिटिव। शहबाज शरीफ साहब की जो मरीम नवाज़ की ट्वीट भी आई है और दीगर जगहों पे भी वही कह रहे हैं कि इसकी जो अगर उसको नैब नहीं बुलाते, जिसका वो खदशात का इजहार कर रहे थे कि मेरी एज भी ऐसी है, मैं कैंसर सर्वाइवर भी हूँ, मुझे ना बुलाया जाए, लेकिन उनको फिर भी बुलाया गया क्योंकि ये गठजोड़ है हुकूमत का और नैब का, और अगर उनको कुछ हुआ तो हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, FIR कटवाएंगे हुकूमत के खिलाफ, वजीर आजम के खिलाफ। देखिए पहली बात तो यह है कि ये तो खैर एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन अल्लाह शहबाज शरीफ साहब को सेहत दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतनी बार शरीफ फैमिली अपनी सेहत को लेके झूठ बोल चुकी है कि हर आदमी का पहला तासुर यही होता है कि पता नहीं बीमार हैं भी कि नहीं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि ये कहना दुरुस्त नहीं होगा। वो कह रहे हैं वो बीमार हैं, तो अल्लाह उनको सेहत दे और हम सब उनके लिए। थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया PTV न्यूज़ के प्रोग्राम ऐवान से ऐवान तक के लिए खुसूसी टाइम निकालने का। हम गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे इशूज़ जिस पे अभी भी उसको मिथ करार दिया जाए, उनके फैक्ट्स पे भी हमने बात की। नादिर मिर्जा को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।